All right, good morning, everyone. Yeah, hi, good morning, Tanmay. Hi, Harsh. Good morning, Sairam. Hi, Ayush. Hi, Pratmesh. Good morning, everyone. All right, great. So, आप लोगों का कैसा चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर बुकलेट से आप लोग कंप्लीट कर रहे हो द रिमेनिंग क्वेश्चंस द रिमेनिंग सेक्शंस ठीक है ग्रेट एंड आप लोगों ने डीपीपीज भी अब
आई एम अज्यूमिंग देखना शुरू कर दी होंगी, अगर नहीं देखी हैं अभी तक तो बीच बीच में टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों को, सो यू वुड हैव प्रायोरिटाइज्ड बुकलेट ओवर डीपीपीज, बट आई वुड रेकमेंड कि डीपीपीज भी करो। उसमें एक अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। हाँ, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए सीवीसीपी निकालना वाज समथिंग जो डीपीपी 48 में क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था तब। ये निकाला था पृथ्वीराज, लाइक अगर इफ यू हैव से मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, देयर आर टू गैसेस, एक के N1 मोल्स हैं और उसका से CV इज CV1, और दूसरे का N2 मोल्स है और उसका CV इज से CV2, ठीक है। देन द CV ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। इस तरीके से CV CP दोनों के लिए ऐसे ही करते हैं हम लोग। वेटेड एवरेज, जैसे याद है आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, उसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग वर्कआउट करना। हाँ, डाउट लेक्चर हम लोग प्लान करते हैं। एक बार आप लोगों का क्वेश्चंस कोलेट हो जाएं, डाउट्स कोलेट हो जाएं, देन मोस्टली इन द अपकमिंग वीक हम लोग कोई एक दिन को डेडिकेट करके डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं आपके, ठीक है। शेड्यूल आ गया है क्या नेक्स्ट वीक का? मैंने एक्चुअली देखा नहीं अभी तक। अच्छा, आने को होगा, कुछ जगह आ गया है कुछ जगह नहीं आया। हाँ, मतलब आज आ जाएगा, तो मोस्टली मैं शेड्यूल में देख के आपको बता दूंगा कब हम लोग अपना नेक्स्ट डाउट डिस्कशन सेशन रख सकते हैं। अच्छा, हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर दिए थे इन द लास्ट क्लास। जैसा मैंने आपको बताया था, छोटा सा चैप्टर है, इट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा हमने थर्मो में देखा था। वेरी सिंपल, वेरी स्कोरिंग। हाँ, अब जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था उसके बेसिस पे हो सकता है कि सम ऑफ यू वुड हैव बीन कि यार ये क्या डिफिकल्ट चीज बता दी, समझा दी, कुछ समझ नहीं आया। तो जस्ट एज अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट आई डिड इन द लास्ट क्लास, उसमें से जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो मैं एक बार क्विकली यहाँ पे रिआइटरेट कर देता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करा था। व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम इन पर्टिकुलर, एंड इसमें हमने रिएक्शंस को एक बार काइनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करा था, एंड बोला था दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन दे बिकम इक्वल, वी से इट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देन दूसरा, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इक्विलिब्रियम का अंडरस्टैंडिंग दिया था, एंड उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिएक्शन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन डेल्टा जी इक्वल टू 0 और गिब्स फ्री एनर्जी का मिनिमा करस्पॉन्ड टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इनकी डेप्थ में मैं थोड़ा गया था, इन द सेंस ग्राफिकली मैंने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। अगर आपको समझ में आया था, याद रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद रहा है तो आप एटलीस्ट इतना अगर ध्यान में रखोगे, दीज 2 पॉइंट्स, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चंस में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। नाउ आज की क्लास में उसी पर बिल्टअप करते हुए, लेट मी टेक यू थ्रू द डिटेल्स ऑफ chemical equilibrium and equilibrium constant. हाँ, क्या डाउट है समय आपका?
in the graph that I made in the previous lecture, will the states oscillate between the minima? Well, what we do say is yes, the equilibrium is dynamic in nature. That means जब ये जो मिनिमा वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलते हैं कि रिएक्शन सीज हो गए. वी से दैट रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, बट क्योंकि इक्वल रेट से हो रहा है, देयर इज नो नेट चेंज. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे फोकस करना. लेट मी स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. एंड इस चैप्टर में हम लोग दो इक्विलिब्रियम्स पे फोकस करने वाले हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल. केमिकल पे ज्यादा फोकस रहेगा. केमिकल इक्विलिब्रियम इज सिंपली जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है. फिजिकल इक्विलिब्रियम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. दे आर आल्सो गोइंग टू बी समथिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल वेपर लिक्विड का इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, या फिर समथिंग लाइक गैस डिसॉल्विंग इन अ लिक्विड. ठीक है, CO2 गैस, लाइक आप सोडा बना रहे हो तो CO2 गैस और CO2 एक्वस जो डिसॉल्व्ड फॉर्म रहता है CO2 का, इन दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. लाइक जो आपका सोडा का बॉटल रहेगा, अच्छा बॉटल का शेप तो मुझे बनाना नहीं आएगा, मतलब ठीक है, लेट मी नॉट टेक दैट एज एन अटेम्प्ट. तो उसमें कैसा रहता है, जो CO2 अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड रहता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, एंड जो CO2 डिसॉल्व रहता है, उनके बीच में भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. एंड दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, शुगर डिसॉल्व हुई, लेट्स से आपने शुगर डाला पानी के अंदर एंड थोड़ा ज्यादा अमाउंट में डाला, राइट, देन इन दैट सोल्यूशन आल्सो, राइट, जो अनडिसॉल्व्ड शुगर है और जो डिसॉल्व्ड शुगर है, राइट, उनके बीच में भी देयर इज एन इक्विलिब्रियम. ठीक है. फिजिकल इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं इनको बिकॉज देयर इज नो केमिकल चेंज इन्वॉल्व. ठीक है, तो आप नोटिस करोगे दैट no chemical reaction happening, no change in chemical identity of the substance is what is the crucial factor of physical equilibrium. Now having said this, यहाँ पर एक important note मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा. यहाँ पे ध्यान से फोकस करना. A note between reversible and irreversible chemical reactions. हाँ हाँ, क्या डाउट है आपका? Sugar is continuously dissolving and undissolving. Yes, yes. That is again, it's a dynamic equilibrium only. Correct. हाँ, फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस होते हैं ना, जैसे गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो वो गैस से एक्वस फेज में आ गया, शुगर डिसॉल्व हो रहा है तो सॉलिड से एक्वस फेज में आ गया. तो दोज आर आल्सो चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट्स हैपनिंग. हाँ, देन वो सब मैं बाद में बताऊंगा आपको. देयर इज समथिंग कॉल्ड सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, वो सब अलग चीजें हैं. Like they are related to the concept of equilibrium only, but not something which I would want to get into the details of right now. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ये सब देखेंगे बाद में. Now as I said कि यहाँ पे important point notice करना, the point of reversible versus irreversible reactions. Now what I want to highlight over here is that in some reactions, ठीक है, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी देखा होगा, you come across reactions being mentioned something like this: R goes to P. ठीक है, सिंगल एरो का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एंड समटाइम्स देयर इज अ डबल एरो व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन R and P, reactants and products. Now
The thing is, this notation has been something which you have studied in your junior classes and is a representative of irreversible and reversible reactions. Right? इसको ये जो सिंगल हेडेड एरो है इसको हम लोग सॉरी उल्टा कर दिया सिंगल हेडेड एरो है उसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन बोल देते हैं राइट और ये डबल हेडेड एरो है इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोल देते हैं नाउ ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना दैट दिस हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ठीक है ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पर ये जो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है इसका कोई लेना देना नहीं है from a technical point of view from a thermodynamic point of view this is only and only from the point of view of convenience ठीक है now जो reactions almost 100% forward चले जाते हैं उनके लिए हम लोग ऐसे सिंगल हेडेड एरो यूज करते हैं ठीक है एंड जो रिएक्शंस कम एक्सटेंट तक फॉरवर्ड जाते हैं से 20%, 1%, 50% एंड देन जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं उनके लिए हम लोग ये डबल हेडेड एरो यूज करते हैं उनको हम लोग ये रिवर्सिबल एरो यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सो दिस इज अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वीनियंस ओनली अब कैसा है जैसे एग्जांपल आप नोटिस करोगे ठीक है जैसे आप एग्जांपल नोटिस करोगे AgNO3 और KCl को मैंने मिलाया ठीक है AgNO3 और KCl को मैंने मिलाया एंड ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड रहता है ठीक है दिस इज ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड यानी कि अगर आपने इसका 1 मोल मिलाया इसका 1 मोल मिलाया तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम होके 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट दे देता है तो इस रिएक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस सिंगल एरो से ठीक है इसको मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन बोल रहा हूं नाउ the thing is the actual reality about this reaction is that इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है ठीक है ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन में ध्यान से सुनना ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है इसमें फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों हो रहा है बट बैकवर्ड इतना कम हो रहा है दैट उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं ठीक है कब नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं well that depends upon our requirement that depends upon our use because exactly यही रिएक्शन ठीक है जब आप मोल कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे तो we never bothered about the backward reaction मैं आपको कुछ क्वांटिटी में AgNO3 कुछ क्वांटिटी में KCl दे देता था डेटा आपको दे देता था मोल्स मोलैरिटी व्हाटएवर इट वाज रिक्वायर्ड एंड आई आस्क्ड यू टू डू द कैलकुलेशन कि कितना AgCl बन रहा होगा तो आपने बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाया कि बैकवर्ड जा भी रहा होगा रिएक्शन आपने सिंपली अपना एनालिसिस करा जो आपको सिखाया गया था लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके यू फाउंड आउट कितना प्रोडक्ट बनेगा ठीक है अब फ्यूचर में आगे आने वाले चैप्टर्स में यही एग्जैक्ट रिएक्शन ठीक है जब मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें इसी रिएक्शन को आप नोटिस करना मैं डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको रिवर्सिबल की तरह ट्रीट करूंगा क्यों क्योंकि उस रिएक्शन में मुझे इवन दो ये ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड है ठीक है 99.99999999% फॉरवर्ड है
बट थोड़ा सा अमाउंट में Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस बचेंगे। और उस चैप्टर में आई वुड बी इंटरेस्टेड इन एक्चुअली नोइंग कि कितना Ag प्लस आयंस और कितना Cl माइनस आयंस बचा है। थोड़ा बचा है, थोड़ा कितना, थोड़ा 10 की पावर -1, 10 की पावर -10, 10 की पावर -20, किस ऑर्डर में बचा हुआ है। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। तो इसी सेम रिएक्शन को इन दैट चैप्टर आई वुड बी कंसिडरिंग एज एन इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो एज अ समरी ध्यान से नोटिस करना, इन अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, ध्यान से सुनना, इन अ क्लोज्ड सिस्टम ऑल रिएक्शंस attain equilibrium. Some reactions attain equilibrium by going almost 100% forward, 99.99999999% forward. Some reactions attain equilibrium by going very small amount in the forward direction, like 0.000001%. And some reactions would go to a moderate extent, say 20%, 30%, 50%, 80% in the forward direction, and then attain equilibrium. So all these scenarios are there in front of you. जब आपने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा था, रिएक्शंस एनालाइज करे थे, ठीक है, तब आपने मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जिसमें वो 100% फॉरवर्ड जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने रहे थे। अब इस चैप्टर में मैं आपके सामने ऐसे इक्वेशंस, ऐसे रिएक्शंस डिस्कस करना चाहूंगा जो कि से 20% फॉरवर्ड जा रहे होंगे या 0.001% फॉरवर्ड जा रहे होंगे, समथिंग ऑन दोज लाइंस, so that you can understand the importance of reactions proceeding forward as well as backward. समझ में आया ये पॉइंट? हाँ, कोई रिएक्शन ऐसा 99.99% फॉरवर्ड क्यों जा रहा है, कोई रिएक्शन लाइक 50% क्यों जा रहा है, वो तो रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, वो रिएक्शन का नेचर है। हर रिएक्शन का अपना बिहेवियर है। कोई रिएक्शन 20% फॉरवर्ड जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो कोई रिएक्शन 50% चला जाता है। तो वो तो इंडिविजुअल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है। हाँ, यश का एक क्वेश्चन है, सर कैन वी से व्हेन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इट्स अ केस ऑफ ऑलमोस्ट 100% बैकवर्ड। वेल, आपने अपना प्रेमाइस जो है वो चेंज कर दिया यश, दैट सब्सटेंस रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब्सटेंस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, देन इट इज नॉट अ केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन इट इज अ केस ऑफ पॉसिबल, अगर हो पाएगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है, एग्जिस्ट कर रहा होगा। और इट वुड बी जस्ट देन सिंपल मिक्सिंग, लाइक दो गैसेस हैं, वो आपस में कुछ रिएक्ट कर नहीं रही हैं, उन गैसेस को मैंने मिक्स कर दिया, दैट इज इट। ठीक है। यहां पर इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं केमिकल reactions को, when we have mixed certain substances and they are chemically reacting with each other, then what will happen, what is the equilibrium that we will get, how much reactants would be there, how much products would be there, what will be the composition of the equilibrium mixture. That is what is the key focus of this chapter going to be. ठीक है। Now having said this, आप लोग नोटिस करोगे देयर इज दिस अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में फिर से देखा होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें सबके सब रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स सब सेम फेज में रहते हैं,
दैट्स अ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस में कोई एक भी स्पीशीज अलग फेज में हो गई तो उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कह देते हैं। ठीक है, देन हर्ष का एक और क्वेश्चन आ रहा है, for a backward reaction to happen there has to be some percentage of forward reaction, right? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब okay, so if I start with reactants, ठीक है, अच्छा, this actually brings me to a point जहां पर हम लोग एक सेम पेज पे रहते हैं। ठीक है, फ्यूचर में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। ध्यान से नोटिस करना, there is this important unsaid convention which we should be all aware about and on the same page. ठीक है, when I write a reaction in the following manner, ठीक है, the written form of reaction is in this way in front of you, then automatically whatever is on the left hand side is called as reactant, whatever is on the right hand side is called as product. Going from left to right is called as forward, going from right to left is called as backward. ठीक है, ये वैसे तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है, बट आई एम जस्ट रीहाइड्रेटिंग सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज, बिकॉज समटाइम्स यू कैन हैव रिएक्शंस रिटन इन द ऑपोजिट वे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड ना, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या इंट्रोड्यूस करा है इन द सिस्टम। तो अगर रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो then the unsaid convention that we all must agree on, whatever is written on the left hand side is reactant, whatever is written on the right hand side is product, left to right is forward, right to left is backward। ठीक है, इस पे कोई डिबेट नहीं होगा, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नाउ जैसा मैं आपको बता रहा था, नोटिस करना, व्हेन वी अंडरस्टैंड, हाँ हाँ वो सब कैलकुलेशंस मैं आपको करके बताऊंगा ना गौरव, कि कितना परसेंटेज जाकर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आएगा धीरे धीरे, वी विल बी अनकवरिंग ऑल दोस न्यूमेरिकल्स। ना अब यहाँ पे नोटिस करना कि जब हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम्स में जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रहती हैं ऑफ द सिस्टम, ठीक है, which highlight the fact that equilibrium has been attained, they are called as the characteristic constants of those equilibriums। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करना, वाटर और स्टीम, ठीक है, H2O लिक्विड एंड H2O वेपर के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। We say that for a given temperature there will be a particular partial pressure of H2O, that is what the characteristic constant of equilibrium is। Like for example, इसको if you try to visualize, आपने closed vessel लिया, ठीक है, closed vessel important term है for equilibriums to be attainable। इस closed vessel के अंदर आपने H2O liquid लिया, ठीक है, एंड ये किसी T टेम्परेचर पे। नाउ दिस H2O लिक्विड, अब इस वेसल में मान लो आपने यहाँ पे मैनोमीटर लगा दिया टू मेजर, ठीक है, दैट कितना प्रेशर रहेगा इनसाइड, एंड ये जो H2O है ये वेपर्स फॉर्म करने लग गया। इनिशियली इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने के बाद में कंडेंसेशन भी होगा, एंड इवेंचुअली रेट ऑफ evaporation and rate of condensation will become equal, and at that point ये जो रीडिंग रहेगी यहाँ पर मैनोमीटर की, that reading will
become steady, and corresponding to that reading we will say that there is vapor pressure or partial pressure of H2O that has been attained. And the steady value at a given temperature is the observable parameter of this equilibrium being attained. ठीक है, तो ये दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल H2O लिक्विड H2O वेपर के बीच के इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है. ठीक है, उसी तरीके से और भी फिजिकल जो इक्विलिब्रियम्स रहते हैं, ठीक है, उनके भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. यहां पर मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं. ठीक है, जैसे आप नोटिस करोगे सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, आयोडीन और आयोडीन के वेपर के बीच में. तो इसमें भी जो ये आयोडीन के वेपर का प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द आयोडीन वेपर, दैट विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर. सो दैट विल बी द इंडिकेटर ऑफ द इक्विलिब्रियम. ठीक है, थोड़ा सब्जेक्टिव सेंस में बोले तो सब्जेक्टिव सेंस में कैसा रहता है, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, दैट विल बी द शेड ऑफ द कलर. ठीक है, I2 का जो वेपर होता है वो कलर्ड होता है. तो अगर आप एक वेसल लोगे और उसके अंदर I2 डालोगे तो उसके बाद में यू विल नोटिस दैट जब I2 के वेपर्स बनेंगे तो उस वेसल के अंदर यू विल फाइंड दैट दिस कलर्ड गैस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. इनिशियली कलर लाइट रहेगा, जैसे जैसे I2 वेपर बनता जाएगा कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, and then it will stay steady at some point, and that will be something which is a indicator of equilibrium attain हो गया है. ठीक है, although this is something which is not really well measurable, मतलब इसमें इतना accurate measurements नहीं हो पाता, तो a more technical, more practical aspect of observing the equilibrium will be the partial pressure of I2 vapors. ठीक है, then ऐसे ये solid liquid equilibrium like sugar का dissolving in water, dissolving of a gas in water, इन सब का भी equilibrium जो अटेन होता है उसके लिए हमारे पास में पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स रहते हैं. नाउ विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ ईच वन ऑफ देम, ठीक है, मैं आपको सीधे लेके चलता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम्स पर. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ऊपर नोटिस किया कि जब फिजिकल इक्विलिब्रियम्स हम लोग नोटिस करते हैं उन सबका एक कोई कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव और एन इंडिकेटर ऑफ द इक्विलिब्रियम. वैसे ही जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ये स्टेटमेंट रीड करना, दैट सिमिलर टू द अबव ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, chemical reactions also have a characteristic constant for the state of equilibrium, and this is described by the law of chemical equilibrium. किस तरीके से ये डिस्क्राइब होता है यहाँ पे नोटिस करना. फॉर अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, से जनरल रिएक्शन है AABBCCDD. ठीक है, A and B are reactants, C and D are products, and small a small b C and D are their stoichiometric coefficients. तो इनके लिए what law of chemical equilibrium says, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, law of chemical equilibrium says that activity of products, ठीक है, activity of products raised to the power of their stoichiometric coefficient upon the activity of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients is constant at equilibrium. ठीक है, आपको एक्टिविटी वर्ड नहीं पता होगा, अभी मैं बताऊंगा, बट पहले एक बार ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना और समझना. जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को एनालाइज कर रहे हैं तो उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे डिस्क्राइब होता है, ध्यान से सुनना वापस से. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, द रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of their stoichiometric coefficients upon the activity of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients is
constant at equilibrium, and this constant is called as the equilibrium constant of the reaction at the given temperature. ठीक है. Now अब नोटिस करना ये टर्म एक्टिविटी क्या होता है. नाउ इसकी डेफिनेशन ध्यान से ऑब्जर्व करना. दैट एक्टिविटी ऑफ अ स्पीशीज, इट डिस्क्राइब्स हाउ पार्टिसिपेटिव दैट स्पीशीज इज in a given reaction as compared to its standard state. Now, do you guys remember what standard state meant? थर्मोडायनेमिक्स में मैंने डिस्क्राइब करा था आप लोगों के लिए. For a gaseous species, what did standard state mean? Partial pressure being 1 bar. Correct. At any given temperature. What was the standard state for a dissolved species? हर्ष 1 ATM नहीं, 1 बार. ठीक है, गैसेस के लिए 1 बार रहता है. ऑल्दो ATM बार बहुत क्लोज ही है, बट स्टिल अगर मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ तो डेफिनेशन में यू हैव टू बी कॉशियस. हाँ, अभी मुझे बताओ व्हाट वाज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ डिसॉल्व्ड स्पीशीज. करेक्ट, 1 molar concentration. What was the standard state of solids and liquids? Pure substance, pure solid या pure liquid under 1 bar pressure. That is how we define standard state of substances. ठीक है, तो अभी कोई रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, ध्यान से नोटिस करना. कोई रिएक्शन हो रहा है, से N2 गैस, ये मैंने आपको उस टाइम भी एग्जाम्पल लिया था. N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3. ठीक है. नाउ अब इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में N2 का पार्शियल प्रेशर हो सकता है P1 बार हो, H2 का पार्शियल प्रेशर हो सकता है P2 बार हो, NH3 का पार्शियल प्रेशर हो सकता है P3 बार हो. ठीक है. Now what activity is doing is the activity of an individual species is representing that how much that species is participating in this reaction as compared to its standard state. ठीक है, so this is what activity का basic understanding or definition is. Now at our level, at our syllabus, at our level of discussion, हम लोग एक्टिविटी की डिटेल्ड कैलकुलेशंस में तो नहीं जा पाते. ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक्टिविटी को रिप्लेस कर देते हैं विद सिंपल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स. एक एक करके नोटिस करना. अगर कोई गैसियस स्पीशीज है तो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी को रिप्लेस कर देते हैं उसके पार्शियल प्रेशर से. अगर कोई डिसॉल्व्ड स्पीशीज है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन. कोई सॉलिड एंड लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए मैंने कैसा बताया आपको, दैट उनकी एक्टिविटी जो है that isn't much different as compared to their standard state. तो उस केस में हम लोग उनको 1 वैल्यू असाइन कर देते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिएक्शन,
से समथिंग लाइक दिस, जिसमें से तीनों स्टेट्स इन्वॉल्व है, जिंक सॉलिड प्लस HCl aqueous, ठीक है, इज गिविंग ZnCl2 aqueous प्लस हाफ H2 गैस, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में आप नोटिस कर रहे हो कि सॉलिड भी प्रेजेंट है, एक्वस भी प्रेजेंट है, गैसेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें ईच स्पीशीज पे हम फोकस करेंगे एंड उसका पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन हम लोग एक्टिविटी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। अब मैं एक एक करके अगर जाऊं तो लेट से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। H2 गैस, ठीक है, H2 गैस का पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन स्पीशीज, उसकी एक्टिविटी वी वुड वांट टू रिप्रेजेंट बाय इट्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर H2 गैस का पार्शियल प्रेशर से 0.1 बार है, राइट, तो हम लोग उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्योंकि 1 बार होती है, तो उसके कंपैरिजन में उसकी एक्टिविटी कितनी हो गई, 0.1/1, ठीक है। तो वी लिटरली जस्ट यूज इट्स पार्शियल प्रेशर ओनली टू राइट इट्स एक्टिविटी, ठीक है। यहां पर लेट से ZnCl2 या HCl, ये एक्वस स्पीशीज है, इनका पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन कैसा है वो हमें अगर जज करना है, हम लोग एक्टिविटी इनकी लिखना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। इनकी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड स्टेट क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ZnCl2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर, तो उसकी एक्टिविटी हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.2/1, विच इज लिटरली व्हाट इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज, उसी को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। जिंक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के लिए हम लोगों ने क्या बोला, दैट प्योर होना चाहिए, ठीक है। अब उसका छोटा टुकड़ा है या बड़ा टुकड़ा है, लाइक एज लॉन्ग एज इट इज प्योर, we say that its participation in the reaction species, in the reaction, is same as it was in its standard state, ठीक है, साइज इमटेरियल है। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, उसका एक्टिविटी वी विल जस्ट रिप्लेस इट बाय अ कांस्टेंट वैल्यू एंड असाइन इट अ वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जो टेक्निकल डिटेल है, ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो मेंस वगैरह में तो क्या है, मेंस में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, लेकिन एडवांस्ड में दे आर वेरी वेरी मेटिकुलस अबाउट definitions and words and dimensions. So that is where I'm going in depth and spending a lot of time in helping you understand the actual expression of equilibrium constant, which is written in form of activity, and what activity means and how it is going to be replaced as per our level of discussion, okay. Having said this, you should be now able to understand this note very well, that activity has no units, ठीक है। activity is a quantity which has got no units. Why? Because it is, जैसा यहाँ पे आप definition में देखोगे, that it is a relative term, it describes how participative a species is in a given reaction as compared to its standard state, ठीक है। so activity has no units and as a consequence, अगर आप यहाँ पर activity के अंदर कोई units नहीं है, तो k के बारे में क्या कमेंट करोगे, k का कोई यूनिट्स होगा? द आंसर इज k or equilibrium constant also has got no units. Equilibrium constant is also dimensionless, ठीक है। so this is the technically correct statement. now अब यहाँ पे नोटिस करना, जब हम लोग कॉमनली ये
अप्रोक्सीमेशंस जो ऊपर लिखे हैं वो यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, then you will come across k and its value with certain units. कैसे? आप यहाँ पे नोटिस करना कैसा हो जाएगा इन कॉमन डे टू डे यूजेज इन बुक्स एंड वेरियस अदर सोर्सेज जहाँ पे आप रेफर करोगे। तो जैसे ये रिएक्शन है आपके सामने N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, तो अगर मेरे को इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या रहेगा? एक्टिविटी ऑफ NH3 अपॉन एक्टिविटी ऑफ N2 upon activity of H2 and each one raised to the power of their respective stoichiometric coefficients. Now given the fact that activity तो मुझे actual calculations करनी नहीं है, I replace the activity by the partial pressure for gases. ठीक है, यहाँ पे सब gaseous species हैं, तो यहाँ पर I will write my expression of K और equilibrium constant as partial pressure of NH3 का square upon partial pressure of N2 upon partial pressure of H2 का cube. एंड इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, अगर मुझे डेटा लेट से एटीएम में दिया होगा तो फिर के का जो यूनिट रहेगा वो मैं यहाँ पर एटीएम रेज़ टू द पावर ऑफ -2 में रिपोर्ट कर दूंगा। अगर मान लो मुझे डेटा mmHg में दिया होता तो मैं यहाँ पर mmHg रेज़ टू द पावर ऑफ -2 में रिपोर्ट कर देता। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग activity has no units, k is dimensionless. However, because we are using these approximations, we are replacing activity by certain other measurables, other terms, we do report k with appropriate set of units depending upon the data that we have. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखना है यहाँ पर, एसिटिक एसिड को जब आप पानी में डालते हो, ठीक है, so it attains an equilibrium with acetate ion and H plus. Now, can you tell me what should be the unit of equilibrium constant in this case? Can you write the expression of equilibrium constant and then tell me what should be the unit of it? Technically though, as I said, correct, that equilibrium constant is dimensionless, but because यहाँ पर हम लोग replacement करेंगे activity का and यहाँ पर ये सब dissolved species हैं, हाँ, correct. So yes, everyone was able to give the correct answer. Moles per liter या फिर molar, capital M, or you could have written mole per liter, right? क्योंकि ये भी मोलर रहेगा, ये भी मोलर रहेगा और ये भी मोलर रहेगा, मोलर मोलर एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक मोलर बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, अच्छा, नाउ अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। दिस इज समथिंग विच आज मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसका फील, इसका अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे विद सॉल्विंग क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस, ठीक है, नोटिस करना, जैसे ही मैंने ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ये अमोनिया वाले हेबर्स प्रोसेस का मैंने लिखा, ये एसिटिक एसिड वाला लिखा, इसमें आपको ऐसा लगेगा, इट माइट परसीव और यू माइट परसीव दिस, that equilibrium constant depends upon pressure, concentration, moles, volume, etc. ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे देखोगे, लेट्स से आप ये एक्सप्रेशन देख रहे हो, आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे प्रेशर एटसेट्रा है। ठीक है, तो अगर मैं सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कर दूंगा तो ये प्रेशर चेंज हो जाएंगे, तो उससे शायद के चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर यू माइट लुक एट दिस एक्सप्रेशन एंड से कि अगर मैं लेट्स से
इनका अमाउंट क्वांटिटी चेंज कर दूंगा तो उससे के का वैल्यू चेंज हो जाए. तो दिस इज समथिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये इन सब प्रॉपर्टीज पे लाइक पार्शियल प्रेशर्स या कॉन्सेंट्रेशंस या वॉल्यूम या मोल्स, इन पे डिपेंड नहीं करता है. Equilibrium constant is a characteristic constant of a reaction which only and only depends on temperature. For a given reaction at a given temperature, you will have a particular equilibrium constant K. And because of that K, because of that value of K, जो राइट हैंड साइड पे पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन मोल्स वो सब आते हैं. It's a cause and effect relationship. That equilibrium constant say we get whatever the equilibrium quantities or equilibrium partial pressure or equilibrium concentration of the reaction species are going to be. It is not the other way around. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? It is an important point because अभी तो आपको वैसा कैलकुलेशंस नहीं रहेंगे, बट आगे, ठीक है, ये आपका खुद का एक डाउट आता ही है, मैं आपको अपफ्रंट हाईलाइट करके बता रहा हूं. That equilibrium constant of a reaction depends only and only on temperature. That is the only factor on which equilibrium constant of a reaction would depend upon. It is not dependent on the reaction का species के partial pressures, concentrations, moles, molarities, इन सब पे depend नहीं करता है. ठीक है, आपको एक ऐसा परसेप्शन आएगा बाय लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशंस कि यू नो सर के तो इनके बराबर लिखा है, तो कल को अगर मैं रिएक्शन में लेट से H प्लस का क्वांटिटी कम ज्यादा कर दूं तो क्या उससे के चेंज हो जाएगा? द आंसर इज नो. ठीक है, हाँ, तो इसमें दिशा आप ध्यान से नोटिस करना. ठीक है, लेट्स से लेट मी एक्सप्लेन योर क्वेश्चन विद दिस एग्जांपल ओनली. सो दिशा का क्वेश्चन है, so during the reaction the partial pressure of reactants and products are changing, so wouldn't that mean that K also changes? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बाकी लोगों को भी? that during the reaction like partial pressure of these species are changing, तो wouldn't K change? तो ध्यान से नोटिस करना that यहां पर ऑब्जर्व करना, ऑन द y एक्सिस लेट्स से पार्शियल प्रेशर है, ऑन द x एक्सिस से टाइम है. ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, there is something before equilibrium and there is something after equilibrium. ठीक है, यहां पर ये before equilibrium and after equilibrium. अब आपने कुछ भी क्वांटिटी डाला, मान लो ये N2 है, ये H2 है, ये NH3 है टू स्टार्ट विद. ठीक है, वॉट एवर यू वांटेड ये आपने ऐड कर दिया इन द सिस्टम. मे बी यू स्टार्टेड विद जस्ट रिएक्टेंट्स, ठीक है, मे बी यू स्टार्टेड विद जस्ट प्रोडक्ट, मे बी यू स्टार्टेड विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, डजंट मैटर. एंड अब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, सच दैट, ठीक है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे. ठीक है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट भी कंज्यूम हो जाएगा.
but eventually, ठीक है, a state of equilibrium would be achieved. Now equilibrium पर, ठीक है, या इक्विलिब्रियम के बाद में कितना क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रहेगा, दैट इज व्हाट इज गवर्न्ड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, सो व्हेन आई राइट द right hand side of this expression, partial pressure of NH3, partial pressure of N2, partial pressure of H2, ये सब मैं किस सिचुएशन की पार्शियल प्रेशर्स लिख रहा हूं? दिस इज एट और आफ्टर इक्विलिब्रियम. ठीक है, बिफोर इक्विलिब्रियम यस, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है ना, आप तो कुछ भी अमाउंट में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स कुछ भी डालो, ठीक है, उसमें से कुछ कंज्यूम होगा, कुछ प्रोड्यूस होगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, वो सब चेंजेस होंगे, बट वो चेंजेस इस तरीके से होंगे दैट इवेंचुअली at equilibrium or after equilibrium this expression must be followed. The quantity of reactants and products must be in such a manner that their expression of equilibrium constant is satisfied. So this is what I mean by cause and effect. Okay, so K is the cause and these partial pressures or concentrations, they are the effect. ठीक है, समझ में आया? So K and the factors depending factors on which K depends on is just the temperature. ठीक है, the only important factor on which K would depend is temperature. हाँ, वो आपका पॉइंट सही है पूर्णा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, दैट इन जनरल जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, देखते हैं बुक्स में, क्वेश्चंस में, so the thing is because we have set the standard as 1 bar 1 molar, so what happens is people don't divide by that 1 bar or 1 molar. What they do is they directly substitute partial pressures and concentrations, and as a consequence K के units आ जाते हैं. ठीक है, now this is a doubt जो कि आप लोगों को आता बाद में, जब आप let's say आगे पढ़ते हो, and you would come across these two statements. Statement number 1, that activity has no units and K is dimensionless. ठीक है, this is the technically correct statement that you would come across in any good textbook that you will read. At the same time उसी बुक में, ठीक है, सेम बुक में ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप जब डेटा देखते क्वेश्चंस में, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा लेट्स से रिएक्शन दिया होता, उसमें मेंशन किया होता कि ये फलाना फलाना रिएक्शन है एंड इसका जो केपी है वो दिया होता है ऐसा, इट इज 3.1 into 10 raised to the power of 2 बार स्क्वायर, ऐसे दिया होता, तो आप बोलते कि ये क्या नॉनसेंस है, ये यूनिट क्यों दे दिया केपी का. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड अब्सॉर्ब. समझ में आया पूर्णा? ठीक है, नाउ हाँ, एक और सुमित का डाउट है, कैन वी से दैट व्हेन वी इंक्रीज समथिंग इन अ रिएक्शन eventually the others would also increase making K remain constant? हाँ, so we will look at the aspect of disturbing an equilibrium. ठीक है, वो सुमित हम लोग देखेंगे कि एक इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे बाय चेंजिंग सर्टेन पैरामीटर्स. कभी मैं कुछ रिएक्टेंट डाल दूंगा, कभी मैं कुछ प्रोडक्ट डाल दूंगा, तो उससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे शिफ्ट होगा वो सब हम लोग देखेंगे बाद में. बट यस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
it only and only depends on temperature. ठीक है, it does not depend on any other thing. ठीक है, so this is important concept to grasp in the beginning. The factors on which K depends is temperature. Another factor, ठीक है, on which K depends is not really a fundamental factor, it's more of a mathematical workaround, that is stoichiometry. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, ये मैंने फैक्टर्स ऑन विच के डिपेंड्स में लिखा है. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ओनली फैक्टर ऑन विच के वुड डिपेंड इज टेम्परेचर ओनली. बट मैंने यहाँ पे दूसरा फैक्टर स्टोइशियोमेट्री भी लिखा है. दिस इज नॉट अ फंडामेंटल फैक्टर एज सच, दिस इज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल वर्क अराउंड. कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, लेट्स से ये रिएक्शन था, a + 2b इज गिविंग 3c. ठीक है, ये रिएक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है और कोफिशिएंट्स 1, 2 एंड 3 हैं. तो अगर अब मुझे इसका इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना है, तो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3 अपॉन A की पावर 1 B की पावर 2. ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स यूज करे जाते हैं. अब इसी रिएक्शन को लेट्स से मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. ठीक है, मैंने 2a + 4b इज गिविंग 6c. ठीक है, तो यहां पर हाँ ठीक है, आप पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वो केपी केसी मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, यू कुड हैव वेरी वेल रिटन इट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आल्सो, आई डोंट माइंड. ठीक है, मैं थोड़ी देर में उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, बट अभी के लिए यहाँ पे नोटिस करना, अगर लेट्स से कोफिशिएंट्स में 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी again products raised to the power of their coefficients upon reactants raised to the power of their coefficients. Now can you see the relationship between these two? ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं K1 बोलता हूँ, राइट, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 बोलता हूँ. तो कैन यू सी दैट K1 एंड K2 के बीच का रिलेशनशिप, K2 इज K1 का स्क्वायर. ठीक है, तो अगर मैंने एक रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री को चेंज करा, तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे फर्क आ जाता है. ठीक है, अगर मान लो इसी रिएक्शन को मैंने 2 से डिवाइड करा होता, ठीक है, द सेम रिएक्शन, से इफ आई वुड हैव रिटन इन दिस वे, हाफ A gas plus B gas is giving 3/2 C gas, right? तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता K3, that would have been √K1. Why? आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देख लो, C की पावर 3/2 अपॉन B अपॉन A की पावर 1/2. ठीक है, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूंगा, ये A + 2b गिविंग 3c था और मैंने ऐसे लिख दिया 3c इज गिविंग 2b + b, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम रेसिप्रोकल. ठीक है, इट इज एज गुड एज से मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो k रेज़ टू द पावर ऑफ -1 हो गया, ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, और यू कैन सिंपली रिमेंबर इट कि अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ, तो मेरा k का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा. ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ. लेट्स से अगर 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है, 2 इक्विलिब्रियम्स हैं,
उनको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप नोटिस करना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? आप यहाँ पे लेट मी यूज दिस स्पेस। मान लो ये एक इक्विलिब्रियम है, A is giving B and C is giving D। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और अगर मैं इस तरीके से रिएक्शन लिख देता हूँ, A plus C gas is giving B gas plus D gas, तो इनका कंबाइंड इक्विलिब्रियम विल बी K1 into K2। ठीक है, क्योंकि K1 का एक्सप्रेशन क्या था? K1 का एक्सप्रेशन विल बी concentration of B upon concentration of A and K2 का एक्सप्रेशन विल बी concentration of D upon concentration of C। एंड इसका एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या रहेगा? B into D upon A into C, which is as good as multiplying the two equilibrium constants। समझ में आया ये? ठीक है, these are just mathematical aspects associated with equilibrium constant। They have nothing to do with the fundamentals of the reaction। They are just mathematical descriptions। ठीक है, नाउ ये इसके ऊपर आपको एग्जांपल वगैरह मैं कराऊंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। नाउ अब यहां पे नोटिस करना नहीं नहीं, सो ओके रिएक्शन, सो यश का क्वेश्चन है, सर कैन वी से के और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is an extensive property of a reaction। यश का क्वेश्चन है, is equilibrium constant an extensive property of the reaction? The thing is extensive properties में the property was directly proportional to the size or quantity raised to the power of 1। ठीक है, तो उसमें कैसा होता था, अगर मैं अगर मैं प्रॉपर्टी को, अगर मैं लेट्स से सिस्टम को डबल कर रहा हूं तो मेरी प्रॉपर्टी भी डबल हो रही है। ठीक है, यहां पर कैसा हो रहा है, यहां पर तो स्क्वायर हो जा रही है ना, तो इट इजंट फिटिंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इजंट समथिंग व्हिच इज एडिटिव इन नेचर। तो दिस मींस दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजंट एडिटिव इन नेचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों में नहीं आएगा वो। we will not be able to classify equilibrium constant in intensive or extensive quantity। ठीक है, what you need to understand is that equilibrium constant जब भी मेंशन करा जाता है तो वो रिएक्शन के रिटन फॉर्म और उसके टेम्परेचर के साथ में ही मेंशन करना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट हेबर्स प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज समथिंग समथिंग। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको बोला हेबर्स प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज समथिंग समथिंग, देन व्हाट यू शुड आस्क मी इज दैट सर बट आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप एग्जैक्टली रिएक्शन लिख के बताओ व्हाट इज इट दैट यू वांट टू राइट एज द रिएक्शन, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग आप मुझे के बताओ। जस्ट ऐसे हवा में मत बोलो कि हेबर्स प्रोसेस का, बिकॉज हेबर्स प्रोसेस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ N2 + 3H2 गिविंग 2NH3।
मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, या मैं हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिविंग NH3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? सो यू write the reaction and corresponding to that written form of reaction give me the equilibrium constant. ठीक है, सो आप नोटिस करोगे in the questions that you are going to see in the booklet also, जब भी ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेटा दिया हुआ होगा तो साथ में उसका रिएक्शन जरूर लिखा होगा, ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन, लाइक एवरीवन, द क्वेश्चन सेटर, द रीडर, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज कि हाँ इस रिटन फॉर्म का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जितना मैंने बेसिक्स बताए, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड आप ये 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं थोड़ा ऊपर का थ्योरी कवर करता हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पहले ट्राई करो। चलो, इसका पहले वाले का मुझे आंसर दो। ठीक है, एंड ये सब यहाँ पर एक्वस स्पीशीज है। राइट, कैसे लिखोगे? k p raised to the power of 4 q raised to the power of 6 upon a raised to the power of 4 b raised to the power of 5। तो मोलारिटी, क्योंकि सब ऐसे ही है, मोलारिटी रेज टू द पावर ऑफ 4 into molarity raised to the power of 6 upon molarity raised to the power of 4 into molarity raised to the power of 5। So you will get this as molarity, which will be A option, mole per liter। ठीक है, जिसका भी गलत आंसर आया वो देख लेना। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अभी मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि यश आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ये के और उसके सबस्क्रिप्ट में सी लिखा है ना, इसकी वजह से दैट इट इज इंसिस्टिंग दैट यूज कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, all right, what about this next one? In which of the following reactions the value of equilibrium constant depends upon the units of concentration? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और इनफैक्ट तो इसमें आप करेक्ट एक एक करके नोटिस करोगे, ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट? कैसा? ठीक है, यहां पर इन द फर्स्ट ऑप्शन आप नोटिस करोगे तो के कैसा रहेगा? ठीक है, मैं एक एक करके एनालाइज कर देता हूं आपके लिए। हाँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स। ठीक है, डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो कैसा रहेगा यहाँ पर? आप जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें के लिखोगे तो इट विल बी CO Cl2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 अपॉन CO Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर इट विल बी मोलर इनटू मोलर अपॉन मोलर, राइट? तो इसका एक कैंसिल आउट नहीं होगा एंड यू विल हैव अ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बाकी ऑप्शन में बी में सी में जो बाकी के ऑप्शंस हैं इनमें आप नोटिस करोगे
इसमें सब में कैंसलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, बार में भी कर सकते हो आप हर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू कुड वेरी वेल डू इट इन टर्म्स ऑफ बार्स ऑल्सो, बिकॉज ये गैशियस स्पीशीज है, ठीक है। तो यूनिट्स पे डिपेंड करेगा उसके, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी आपको, जस्ट 2 मिनट दो मुझे, आपका ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इन दीज बी, सी एंड डी, what you are observing is that units cancel out, ठीक है। हाँ, राइट। अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है, मतलब कभी कंसंट्रेशन यूज करनी है, कभी पार्शियल प्रेशर यूज करना है। आपने तो यही बोला था कि गैशियस है तो उनका पार्शियल प्रेशर यूज करना है, डिजॉल्व्ड स्पीशीज है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है, राइट। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, एंड अब उस कंफ्यूजन को मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। यहाँ पे नहीं, यहीं पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना दैट जब हम लोग कोई रिएक्शन एनालाइज कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन में टेक्निकली स्पीकिंग we should notice whatever the state in which species are present and accordingly replace their activities, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, लेट्स से ये रिएक्शन है जो अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, Zn solid plus HCl aqueous is giving ZnCl2 aqueous plus, या इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, H2 गैस, ठीक है। नाउ ये अब कैसा इक्विलिब्रियम रहा आपके सामने, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, लाइक इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है, सॉलिड, एक्वस, गैस। अब इस इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, जब भी मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करूंगा, तो आई विल हैव टू बी एज पर माय स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन। किस तरीके से नोटिस करना, दैट डिसॉल्व्ड स्पीशीज के लिए आई विल राइट देयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर gaseous species I will write their partial pressure, ठीक है। एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए आई विल रिप्लेस देयर एक्टिविटी बाय 1। ये समझ में आया? दिस इज हाउ आई विल हैव टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाउएवर, in many questions, in many situations that you are going to come across in books and all, तो उसमें जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के केसेस रहेंगे, होमोजीनियस मतलब सबके सब एक ही फेज में है, ठीक है। समथिंग लाइक N2 gas plus 3 H2 gas is giving
टू NH3 गैस, ठीक है, सबके सब सेम फेज में है। ऐसे क्वेश्चंस में sometimes what they would do is they would use the technically correct argument कि you will write the equilibrium constant in terms of the partial pressure of the gaseous species. You will write partial pressure of ammonia raised to the power of 2 upon partial pressure of N2 partial pressure of H2 का cube. Or sometimes what they would do is that they would write the equilibrium constant in terms of the molar concentration as well. ठीक है, यहाँ पर they could write K as concentration of ammonia raised to the power of 2, concentration of N2 and concentration of H2 का cube. They will call this as Kc, equilibrium constant in terms of molar concentrations, and this they would call as Kp, equilibrium constant in terms of partial pressure. ठीक है, so this is something which happens in many questions that you are going to come across. Something like जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको हीट अप करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बनाएगा। इसका Kp लिखेंगे तो दे विल मेंशन इट एज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, इनटू 1/1। ये क्योंकि सॉलिड सॉलिड है तो उनकी एक्टिविटी 1 से रिप्लेस हो गई। और दे कुड आल्सो गिव द डेटा ऑफ Kc। Kc कैसे दे देंगे? concentration of CO2 into 1/1, ठीक है। So this is something which happens in questions that you come around, जहां पर you can write Kp as well as Kc also. दोनों की अलग अलग वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, क्योंकि एक पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है और एक कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है, ठीक है। सो दीज विल बी डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो यू डू कम अक्रॉस दिस, ऑल्दो द accurate way, the technical way should be that you just replace gases by their partial pressure and dissolved species by their molar concentrations, ठीक है। That is the correct way to go about it. That is a technically correct way. However, doing this isn't also incorrect, and you will find many questions in which sometimes Kp, sometimes Kc would be mentioned or given, ठीक है। तो एक एक करके इसको नोटिस करना, यहाँ पे वही मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। Kc के बारे में नोटिस करना। Kc कैसा है? It is an equilibrium constant expressed in terms of concentration of species, ठीक है। नाउ ये Kc को मैं कब यूज नहीं करूंगा, ध्यान से नोटिस करना। यहां पर not to be used when both gaseous and aqueous species are present, ठीक है, टुगेदर, तब मैं इसको यूज नहीं करूंगा। अदरवाइज अगर मान लो सब के सब गैसेस हैं, ठीक है, या फिर गैस के साथ में सॉलिड लिक्विड आ गए, या फिर सब के सब एक्वस हैं, ठीक है, तब मैं Kc को यूज कर सकता हूं। Kc is the equilibrium constant expressed in terms of concentration of the species, concentration that is moles per unit volume, ठीक है। तो जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया आपके सामने N2 का, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, राइट। तो इसमें you can write Kc as concentration of NH3 का स्क्वायर upon concentration of N2 upon concentration of H2 का क्यूब,
एंड इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेंशन दिस एग्जाम्पल, जिंक सॉलिड प्लस 2 HCl aqueous। ठीक है, ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया, is giving ZnCl2 aqueous plus H2 gas। ठीक है, तो यहाँ पर Kc can't use। Why can't use और can't define Kc? Because यहाँ पर aqueous as well as gaseous दोनों species together mentioned है। ठीक है, तो यहाँ पर you will just use K। ठीक है, nothing in subscript, no subscript, K will be equal to what? जैसे मैंने बताया आपको, ZnCl2 का concentration multiplied by partial pressure of H2 अपॉन HCl की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, एंड जो भी जिंक सॉलिड है दैट विल बी जस्ट 1। ठीक है, इस वाले में NH4HS सॉलिड इज गिविंग NH3 गैस प्लस H2S गैस, राइट। तो इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, Kc डिफाइन कर सकता हूँ, NH3 raised to the power of 1 H2S raised to the power of 1 upon NH4HS। I will just replace by 1 because NH4HS is solid, and unit क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोल स्क्वायर, सॉरी मोलार स्क्वायर, और मोल प्लस मोल पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट। ये CH3COH वाला एग्जांपल मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था ऊपर ही। इसमें Kc का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ठीक है, इसमें सबकी सब एक्वस स्पीशीज है, तो उसके लिए भी मैं Kc लिख सकता हूँ। इट विल बी CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH। ठीक है, मोलर इंटू मोलर अपॉन मोलर, तो ये बच गया एक सिंपल मोलर, इसका यूनिट। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, ये लिख के बताओ। AgCl solid giving Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। Correct. It will be Ag plus concentration into Cl minus concentration upon 1 and the unit will be molar square। ठीक है, तो ये तो Kc की कहानी हुई। ठीक है, Kc is the equilibrium constant expressed in terms of concentration of species। ठीक है, in many of these examples that I have written आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते, जहां पर दोनों गैसेस और एक्वस स्पीसीज रहेंगी वहां पे नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, Kp नोटिस करना, Kp कैसा है, Kp is an equilibrium constant in terms of partial pressure of species। एंड ये कहां पर यूज हो सकता है, इट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन गैसियस स्पीशीज इन द रिएक्शन एंड नो डिसॉल्व्ड स्पीशीज। ठीक है, कोई भी एक्वस स्पीशीज नहीं होनी चाहिए और एटलीस्ट एक डिसॉल्व्ड स्पीशीज होनी चाहिए, वहां पर ये यूज हो पाएगा। कैसा रहेगा इसका एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने रिएक्शन है, NH3 गैस प्लस HCl गैस गिविंग NH4Cl सॉलिड। तो कैन यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर मी, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड उसका यूनिट्स क्या रिपोर्ट करना चाहिए। करेक्ट, 1 अपॉन इसका जो प्रोडक्ट है इसको 1 लेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl एंड यूनिट हो जाएगा ATM रेज टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, बार में भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है ATM में, टिपिकली ATM में डेटा दे देंगे तो आप ATM का डेटा यूज करना बस। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट। करेक्ट,
इसमें ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एंड नो यूनिट्स। ठीक है, राइट। अभी बेटर समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? नाउ दोस डाउट्स आर क्लियर्ड दैट यहाँ पे ये गैशियस था फिर भी मैंने लाइक कॉन्सेंट्रेशन क्यों यूज कर लिया, बिकॉज ये केसी केपी कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको अभी एक आइडिया लग गया है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। एक ये इक्विलिब्रियम है, बेंजोइक एसिड in water, benzoic acid with a base and H2O, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप बता सकते हो एंड उससे K3 बता सकते हो। हाँ, मैं बताता हूँ देवर्षि। सो इसमें if you will notice equation 1 and equation equation 2 and equation 3 को मैं ऐड अप करूंगा। सो 1 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3, ऐसा दिख रहा है? ये मैनिपुलेशन समझ में आया? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? K1 is equal to K2 into K3. तो K3 will be K1 by K2. तो मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट। सी नहीं, बी। समझ में आया आयुष कहाँ पे गड़बड़ करी तुमने थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करने में? स्टार्टिंग अभी तो तुमने करेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो नोटिस करना देर इज, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि हम लोग केपी केसी ऐसे लिख सकते हैं, एंड ऐसा नहीं हर रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे नोटिस करना दैट इज ओनली एप्लीकेबल जहां पर हम लोग केपी केसी दोनों डिफाइन कर सकते हैं फॉर अ रिएक्शन। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट वी आर एबल टू डिफाइन केपी केसी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ reactions, but जहां पर define कर सकते हैं Kp and Kc, equilibrium constant in terms of partial pressure, equilibrium constant in terms of molar concentration, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है which is Kp is equal to Kc into RT raised to the power of delta Ng। ठीक है, कैसे ये रिलेशनशिप निकाला गया ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस आइडियल गैस इक्वेशन याद रखनी है और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, लेट्स गो थ्रू दिस वर्किंग थ्रू एन एग्जांपल। N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3, इसका Kp कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। और Kc कैसे लिखेंगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। राइट, इस तरीके से हम लोग ये डिस्क्राइब करेंगे। अब मैं थोड़ी डिटेल्स में जाता हूँ। डू यू रिमेंबर हाउ वी राइट पार्शियल प्रेशर? डाल्टन्स लॉ यूज करके partial pressure is mole fraction into total pressure, and you remember molarity का फॉर्मूला? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करने पे कैसा बन जाएगा यहाँ पर, एंड
ये एक तरीका है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, ये जस्ट वन ऑफ द वेज है जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर हर एक का पार्शियल प्रेशर सब्स्टिट्यूट कर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, सबके लिए मैंने लिख दिया। तो उनके लिए उनका मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ठीक है, तो ये पी टोटल यहाँ पे क्या आ गया, आप नोटिस करोगे पी टोटल का स्क्वायर अपॉन पी टोटल का क्यूब, तो ये बन जाएगा नेट पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर, इफ यू विल नोटिस, दिस इज योर डेल्टा NG। ठीक है, इस रिएक्शन का 2 -4, ठीक है, -2, ये डेल्टा NG हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे जो केसी का एक्सप्रेशन था, तो उसमें यहाँ पर ये मोलारिटी थी, मोलारिटी जगह मोल पर यूनिट वॉल्यूम कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, ये वॉल्यूम को मैंने अलग निकाल लिया और मोल्स को अलग रख लिया, तो ये आपका -डेल्टा NG हो गया। करेक्ट, ये डिनोमिनेटर में था ना, उसको मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ। इतना पार्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, नाउ बिफोर आई गो अहेड, मैं एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच विल बी यूजफुल इन फ्यूचर, यूजफुल इन फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी तो काम नहीं आएगा इतना आपको, बट मैं आपको बाद में इसका ज़रूर याद दिलाऊंगा ताकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट हो सके। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, this is something which I can write as K subscript X. What do I mean by this K subscript X? यहाँ पे नोटिस करना, ये जो K subscript X है, this is not an equilibrium constant but a similar expression of K in terms of mole fractions. ठीक है, it is not an equilibrium constant but a similar expression of K in terms of mole fraction. वैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी आप नोटिस करना, ये जो मोल्स में एक्सप्रेशन था, मोल्स ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ H2 का क्यूब। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे Kn से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज दिस Kn? अगेन दिस Kn isn't an equilibrium constant, it is not an equilibrium constant, but it is a expression similar to that of K in terms of moles. ठीक है, moles of products raised to the power of their coefficient upon moles of reactants raised to the power of their coefficients. ठीक है, बाकी P total and volume of the system ये तो आपको पता ही है, और डेल्टा NG is something which you already know कैसे करना है। डेल्टा NG is the sum of the coefficient of gaseous products minus sum of the coefficient of gaseous reactants। इस तरीके से हम लोग ये Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नाउ अब थोड़ा सा और आगे के स्टेप्स नोटिस करना, मोल फ्रैक्शन जो रहता है, ठीक है, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज मोल फ्रैक्शन? वाज मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ अ स्पीशीज अपॉन टोटल मोल्स। तो ये जो Kx था उसकी जगह में Kn, और ये Nt को मैं अलग से निकाल लूंगा, Pt अपॉन Nt लिख लूंगा वहां पर। ठीक है, Nt को डेल्टा Ng के साथ मर्ज कर दूं, चलेगा? ये कैसे लिखा मेरे को समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर partial pressure was mole fraction into total pressure, right? So I can write the mole fraction as moles of ammonia into P total upon N total ना। ठीक है, तो P total upon N total को मैंने अलग से कर लिया, तो ये Kp इक्वल टू Kn P total upon N total रेज़ टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng आ गया।
अब नोटिस करना, आई विल डिवाइड दीज एक्सप्रेशंस, एक ये वाला और एक ये वाला, केपी और केसी वाला, ठीक है, ये केपी वाला और ये केसी वाला, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, के एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड क्या बच जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू पीटी बाई एन टी इंटू वी रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी, एंड बाय आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, पी टोटल इंटू वी इज इक्वल टू एन टोटल इंटू आर टी, ठीक है, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होल्ड करेगा। तो I can replace PV upon NT as RT, and I can write this relationship that KP is equal to KC into RT raised to the power of delta NG, ठीक है। Now जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, रिलेशनशिप रहेगा केपी केसी के बीच में, जो कि आपको कॉमनली यूज करना रहेगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। ये उसका बाय एग्जाम्पल मैंने एक प्रूफ दे दिया है, ठीक है, ऑल्दो आपसे कोई प्रूफ पूछेगा नहीं, बट इस प्रूफ के दौरान जो ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हमने करे, मोल्स, मोल फ्रैक्शंस, इन सब के, ये हमें कई बार फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में आगे हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आई वुड नॉट रेकमेंड कि यू स्किप दिस प्रूफ, ठीक है, आप लोग बैठ के तसल्ली से एक बार इस पे दिमाग लगाना, ठीक है, और इसको खुद से डिराइव करने की कोशिश करना वापस से, ठीक है। अभी मैंने एक बार करके दिखाया है, बट क्योंकि मैं एक एक स्टेप एक एक करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इट वाज समथिंग व्हिच यू कुड अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन, बट आई वुड रेकमेंड दैट एक बार आप खुद से वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना, N2 H2 NH3 एंड KP/KC का एक्सप्रेशन लिखने के बाद में यू ट्राई टू yourself find the relationship, use Dalton's law, use ideal gas law, use the definition of molarity and struggle through this, ठीक है। हो सकता है ये सेम स्टेप्स आपको स्ट्राइक नहीं करें, आप कुछ और तरीके से करो, but that will enable you to become comfortable between these terms, and I really want you to put that effort over here so that बाद में जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन इक्वेशंस को यूज करूं आपके लिए, तो यू आर मच फास्टर इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जनरल इक्वेशन से करने जाओगे तो भी करोगे, बट वो थोड़ा और टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मतलब आई कुड हैव स्टार्टेड ओवर हियर बाय राइटिंग ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, ठीक है, वो जो जनरल इक्वेशन रहती है, इंस्टेड ऑफ दिस, बट इट वुड हैव टेकन मोर एफर्ट फॉर मी, ठीक है, वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पे वैलिडेट, कोई एग्जांपल लेके वैलिडेट ऑल दीज एक्सप्रेशंस जो मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट करा है, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? हाँ, बोलो साई राम। अच्छा, गलती से हैंड रेज होता था, ठीक है। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो दैट वी विल कवर अंडर दिस हेडिंग कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अब आप नोटिस करना, सबसे पहला एप्लीकेशन ध्यान देना यहाँ पर, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। नाउ एज यू कैन इंट्यूटिवली गेस, अगर मैं सिर्फ रिएक्टेंट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं डालूंगा, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। अगर मैं सिर्फ
ठीक है, अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट डालूंगा, ठीक है, इफ आई ओनली ऐड प्रोडक्ट, देन क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फेयरली इंट्यूटिव, फेयरली ऑब्वियस। बट अगर मैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, इफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट टू बिगिन विद, then how do we determine the direction in which the reaction will proceed to attain equilibrium, whether it should go forward or whether it should go backward to attain equilibrium? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ध्यान से नोटिस करना, we calculate something called as reaction quotient, इसको हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस रिएक्शन कोशेंट, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, it is the same expression as that of K, but with the activities of the species corresponding to any given time। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे रिएक्शन है A plus 2B is giving 3C। ठीक है, ये रिएक्शन है आपके सामने। अब किसी भी जनरल टाइम पर, ठीक है, बिफोर इक्विलिब्रियम, स्टार्ट में, कहीं पर भी, किसी भी जनरल टाइम पर आप क्या करो, आप Q कैलकुलेट करो। Q क्या होगा, इट इज द सेम एक्सप्रेशन एज K, बट द क्वांटिटीज एट वॉट एवर दैट टाइम दैट यू हैव बीन गिवन। ठीक है, और K क्या था, K is the expression in which the quantities are the ones that are at the equilibrium। ठीक है, Q और K के बीच का अंतर रियलाइज हुआ, K or the equilibrium constant was written in form of products and species when they are at equilibrium। ठीक है, and Q is something which is the same expression as K but written at any general time t। Now what you will do is you compare Q and K, you compare the two values, and then depending upon how the comparison is, you can say in which direction the reaction will proceed to attain equilibrium। So if Q is less than K, then क्या हो जाएगा, Q less than K का मतलब क्या हो गया, what we can infer from this is that जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना नहीं बना है, या जितने रिएक्टेंट कंज्यूम होने चाहिए थे उतने नहीं हुए हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, then the reaction should go in the forward direction to attain equilibrium, ताकि प्रोडक्ट बढ़ जाए और रिएक्टेंट कम हो जाए, Q K के बराबर आ जाए। अगर Q ग्रेटर देन K है तो इसका मतलब क्या हो गया, Q ग्रेटर देन K का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा है, रिएक्टेंट जो है वो जरूरत से कम है ना, इफ यू कंपेयर इट टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कम होना चाहिए और रिएक्टेंट्स बढ़ जाने चाहिए, राइट। न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तभी तो मेरा Q K के बराबर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कम होने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए, एंड अगर Q K के बराबर है दैट मींस वी आर एट इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? That with the help of equilibrium constant we can predict the direction in which the reaction must proceed to attain equilibrium। ठीक है, अगर सिर्फ रिएक्टेंट डाला है तो वी नो फॉरवर्ड जाके आ जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट डाला है तो वी नो फॉर बैकवर्ड जाके आ जाएगा। बट अगर कुछ क्वांटिटी में कॉम्बिनेशन डाला है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, तो यू कैलकुलेट द Q वैल्यू, कंपेयर इट विद K, एंड देन यू विल गेट द आइडिया whether the reaction is going to proceed in forward or backward direction to attain equilibrium। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, अच्छा चलो ठीक है, ये एक क्विक क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेट करके बता दो फटाफट फटाफट। इन विच डायरेक्शन इज द रिएक्शन गोइंग टू प्रोसीड टू अटेन इक्विलिब्रियम? एकदम बेसिक एग्जांपल है।
हाँ, तो इसमें आपने यश केयरलेस मिस्टेक कर दिया ना। आपको मोलारिटी से कंपेयर करना है, मोल्स से नहीं। यहाँ पे 111 मोल जरूर सबके दे दिए हैं, बट द वॉल्यूम इज 2 लीटर ना। तो व्हेन यू पुट द एक्सप्रेशन ऑफ molarity, it will be half molar, half molar, half molar, and raised to the power of their stoichiometric coefficients. So you get the Q value as half. And when you compare it with K, you find that Q is less than K. That means the reaction will proceed in the forward direction. समझ में आया? ठीक है, ये छोटी छोटी केयरलेस मिस्टेक ही अवॉइड करनी है इस चैप्टर में। वही मैं आप लोग आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे नोटिस करना। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन कैसा रहेगा? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एज इन रिएक्शन विल प्रोसीड हाउ मच टू अटेन इक्विलिब्रियम। 10%, 20%, 99.9999%, कितना जाकर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा? That is something which we call as extent of reaction and can be determined by alpha. ठीक है, that is represented by alpha and that can be determined by equilibrium constant. ठीक है, कैसे? आप यहाँ पे नोटिस करना, एक सब्जेक्टिव एनालिसिस आपके सामने मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव एनालिसिस कैसा है? अगर k का वैल्यू बहुत बड़ा है, ठीक है, k is say 10 raised to the power of 6, बहुत बड़ा वैल्यू है, राइट? एंड k हम लोग कैसे लिख रहे हैं? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। तो ये इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा दैट रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा ना, तभी ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। दैट जस्टिफाइज द लार्ज वैल्यू। तो रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स टू अ वेरी हाई एक्सटेंट। K is large, मतलब very high extent in forward direction to attain equilibrium. ठीक है, अगर K का वैल्यू बहुत छोटा रहा, ठीक है, K का वैल्यू मान लो 10 की पावर -6 है, काफी छोटा वैल्यू है। ठीक है, जस्ट एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो वो कब पॉसिबल है K का वैल्यू बहुत छोटा होना? when the products are very small in terms of the quantity that they are produced. ठीक है, थोड़ा सा ही रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, correct? That means the extent of the reaction will be very small. ठीक है, the extent will be very small if K is small. Hardly कुछ ये फॉरवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, this could be somewhere 99.999999%, this could be 0.0001%. एंड अगर आपकी मॉडरेट वैल्यूज हैं, ठीक है, if you have moderate values of equilibrium constant, then we can't do a subjective analysis. We will have to do actual calculations to determine what would be the extent of the reaction. ठीक है, we will have to go and check that कितना reactant कितना product में change हो रहा है, and accordingly what will be the extent of reaction. ठीक है, अच्छा, before we get into the details of the calculation, let's all be on the same page. हाँ हाँ, आप ऐसे कह सकते हो। तो सार्थक का एक ऑब्जर्वेशन है, सार्थक का ऑब्जर्वेशन है, सर इफ K is very large, then can we say that the reaction is forward driven? And if the K is very small, then can we say that the reaction is backward driven? The answer is yes, you can very well say that.
अगर k का वैल्यू लार्ज है, ठीक है, तो वी से दैट ऑलमोस्ट रिएक्शन 100% फॉरवर्ड हो जा रहा है, ठीक है, एंड वी टेंड टू देन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ठीक है। बट k का वैल्यू अगर स्मॉल है या मॉडरेट वैल्यूज हैं, ठीक है, और फिर भी हमें उनका एनालिसिस करना है, तो हम उनको ऐसे डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो सिंगल एरो डबल हेडेड एरो का एक डिस्टिंक्शन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट इस चैप्टर में तो जब भी क्लोज सिस्टम में हम लोग सब कुछ इक्विलिब्रियम का ही मानेंगे, ठीक है, एंड उसी में हम लोग ये बोलेंगे दैट some reactions can proceed to almost 100% completion. That's okay. Some reaction might be very small in terms of the extent, and some would be moderate. Acha. Now, as I was saying, नहीं, so okay, यश का एक और क्वेश्चन है। यश मुझसे पूछ रहा है, सर when you say large, when you say small, do you have any values for it? What is large, what is small? The answer is yes, that it is completely dependent on the question, ठीक है, the context, the data that is given in the question. So you don't need to be very rigid about what is meant by large k, what is meant by small k, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करते करते ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जस्ट एज अ लास्ट पॉइंट बिफोर वी क्लोज आवर सेशन फॉर द डे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स। इज दिस डेफिनेशन क्लियर विद एवरीवन? ये हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा था। मैं एक बार क्विकली यहाँ पे रिकैप भी करा रहा हूँ, राइट। तो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते थे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को? मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स, ठीक है। अगर मान लो यहां पर 1 मोल इनिशियली प्रेजेंट था और x मोल रिएक्ट हो गया, तो हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे? मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स 1, x अपॉन 1, ठीक है। कैलकुलेशन इसका मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे बेस्ड ऑन के का डेटा। हाँ, आज जो मैंने आपको पढ़ा है इसके बेसिस पे आई शुड बी एबल टू गिव यू अ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। आप लोगों के पास में बुकलेट है ना केमिकल इक्विलिब्रियम का? बिकॉज आई विल सेंड सम क्वेश्चंस फॉर यू टू वर्क ऑन। हाँ, तो वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना बिफोर वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ हाँ, ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा अभी, अभी दोपहर में भेज दूंगा। अभी इमीडिएटली तो मेरी एक और क्लास है, बट उसके बाद में भेज दूंगा, ठीक है। चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस।